हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप आप लोग की तैयारी ठीक ही चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो मास्टर वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियो डाले थे। आई होप आप लोग को वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग एक दूसरे में वीडियो शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने प्राचीन भारत का जो वीडियो डाला था, उसी तरीक़ा से आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मास्टर वीडियो डालने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है एक दूसरे दोस्तों में शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से जो है आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे कि रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, या कोई भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो, ये सब में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो देखने से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक दूसरे दोस्तों में शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कीजिएगा और देखिएगा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 1। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी क्वेश्चन बनते हैं मध्यकालीन भारत का, वो सभी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को बहुत ही शुरू से लेकर अंत तक ज़्यादा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब 1018 में महमूद गजनवी ने हमला किया था तब कन्नौज का शासक कौन था? तो राज्यपाल प्रतिहार था उस टाइम में शासक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो ये महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और उसे लूटा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस तुर्की शासक ने 1000 और 1026 ईस्वी में के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो ये महमूद गजनवी थे जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। आगे क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे अल बरूनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सुल्तान महमूद किसका शासक था? तो ये महमूद गजनवी का शासक था सुल्तान महमूद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अल बरूनी की अरबी कीर्ति किसने जिसने उपमहाद्वीप को लेखा जोखा दिया, उसे क्या कहा जाता है? तो ये किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद के बारे में बताएं तो अल बरूनी ने ही लिखा था किताब उल हिंद को। महमूद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो ये 1175 ईस्वी में हुआ था इसका पहला आक्रमण। आगे क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, महमूद गौरी को पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था? तो ये बघेल भीम ने पहली बार हराया था मोहम्मद गौरी को। इसके बाद रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। एकमात्र महिला थी रानी नाइकी देवी। इसके बाद क्वेश्चन का रहा है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो थे चाहमान शासक, वो मोहम्मद गौरी को पराजित किए थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किए थे। तो यही क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुसलमान सत्ता की नींव पड़ी थी वह था तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। दोस्तों, तराइन का तीसरा युद्ध की बात करें तो 1215 में हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1000 में अपने पहले हमले में पराजित किया था? तो ये जयपाल को पराजित किया था अपने पहले हमले में। आगे क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप को लेखा जोखा लिखने के लिए किसे विद्वान को सौंपा था? तो अल बरूनी को सौंपा था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने गुरुओं की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का गुलाम था। आगे क्वेश्चन है, डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के घर 1166 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के घर में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, 1191 में सुल्तान महमूद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो ये पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय इसी का नाम था। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान महमूद गौरी का कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था। आगे क्वेश्चन है, चंदावड़ के युद्ध में महमूद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो जयचंद को पराजित किया था चंदावड़ के युद्ध में। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन नहीं किया था? तो गौरी राजवंश ने शासन नहीं किया था दिल्ली सल्तनत पे। उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूटा था? तो ये थे नादिर शाह।
नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किए थे और उस टाइम में शासक थे महमूद शाह, और इसी ने जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया तख्त ए ताऊस को लेकर के वो चले गए थे। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस भौगोलिक प्रदेश को तुरान कहा जाता है? तो तुरान मध्य एशिया को कहा जाता था। तैमूर लैन या तैमूर ई लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे तैमूर लंग ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है चचनामा किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो चचनामा जो है अरबों के इतिहास का विजय का दर्ज है, और चचनामा की लेखक की बात करें तो अली अहमद इसके लेखक थे चचनामा के। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है मुल्तानों को डैश के रूप में नामित किया जाता है? तो मुल्तानों को अरबों ने सोने के शहर के रूप में नामित किया था। आगे क्वेश्चन है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के एक बाल को संरक्षित रखा गया है वो मुस्लिम मस्जिद कहां स्थित है? तो वो श्रीनगर में स्थित है, जहां पे पैगंबर मोहम्मद साहब के एक बाल को संरक्षित रखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 का रहा असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर पड़ा है जिसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। वह जनजाति कहाँ से आए थे? तो ये सियाम से आए थे, जो कि अब थाईलैंड उसका नाम है, और थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? सियाम था। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे है क्वेश्चन कबुलई खान द्वारा स्थापित शहर डेडो कहाँ स्थित है? तो कबुलई खान द्वारा स्थापित शहर डेडो जो है ये बीजिंग में स्थित है, और बीजिंग जो है ये चीन की वर्तमान राजधानी है। शासक चंगेज खान किस जनजाति के थे? तो चंगेज खान मंगोल के जनजाति के थे। आगे क्वेश्चन है किसके अधीन मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान और ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण किया? तो ये चंगेज खान के विरुद्ध किया था। आगे क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम था महमूद बिन बख्तियार खिलजी, और नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। आगे क्वेश्चन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 2 नंबर चैप्टर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में क्वेश्चन का रहा भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत का काल के रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था, और दिल्ली सल्तनत पर अंतिम शासक जो शासन करने वाले थे वो थे इब्राहिम लोदी, और उसको लास्ट में मुगल वंश के संस्थापना जो किए थे बाबर, उसने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हराया था। आगे क्वेश्चन है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया था? तो ये 5 वंश शासन किया था। दोस्तों आपको बता दें गुलाम वंश का ही दूसरा नाम था ममलूक वंश, जिसको स्लेज डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। आगे क्वेश्चन का है गुलाम वंश मतलब दिल्ली सल्तनत पर जितने वंश शासन किए थे, तो गुलाम वंश शासन किए थे 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक शासन किए थे। आगे तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किए थे तुगलक वंश, और सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश ही था दिल्ली सल्तनत पर। आगे सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर के 1451 तक थे सैयद वंश, और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक थे। ठीक है, और सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर किस शासक ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। वंश में आएगा तो तुगलक वंश, और शासक में आएगा तो बहलोल लोदी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दिल्ली सल्तनत में मुक्ति शब्द का अर्थ होता है इक्ता नामक भूमि अभिहस्तांकन का धारक, इसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन के मुक्ति का शब्द का अर्थ होता है। आगे क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? तो ये 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, इसी टाइम में दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा क्या थी? तो फारसी राजभाषा थी दिल्ली सल्तनत की। उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकाल के दौरान सीवीर भाषा के रूप में नामित किया गया था। तो ये उर्दू भाषा था उस टाइम में। सल्तनत काल में किस किला का सर्वाधिक उत्थान हुआ था? तो ये वास्तुकला का सर्वाधिक उत्थान हुआ था सल्तनत काल में। चलिए आगे क्वेश्चन है अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो है ये मस्जिद का निर्माण करवाया था अजमेर में। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पे था वहाँ पे इससे पहले एक संस्कृत कॉलेज था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? तो ये गुलाम वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे क्वेश्चन है 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले डैश वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? तो ये गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया सुल्तान। आगे क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल
इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली थी सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान, ये किसकी पुत्री थी? तो अभी तुरंत बताए थे, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। आगे क्वेश्चन है, फखर ए मुदब्बिर जो दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, एक प्रसिद्ध क्या था? तो ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम था फखर ए मुदब्बिर। आगे क्वेश्चन है, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री कौन सुल्तान बनी थी? तो रजिया सुल्तान, अभी तुरंत बताए हुए हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, महारानी रजिया सुल्तान को किस किले में कैदी की तरह रखा गया था जब वह अपनी विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? तो ये किला मुबारक में रखा गया था और लास्ट में रजिया सुल्तान ने इसी से शादी भी किया था। दोस्तों अल्तुनिया की बात करें तो अल्तुनिया भटिंडा के शासक थे और रजिया सुल्तान ने एक अमीर ए अखूर पद का सृजन किया था जिसका बनाया था ये अमीर ए अखूर जो था मलिक याकूत को इसका सरदार बनाया था, जो कि घोड़े का सरदार होता था। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पे रखा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्थापना करवाया था। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह। आगे क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो बंदगां के नाम से जाना जाता था। इसमें गलती दिया हुआ, इसको तो कहा जाता था बंदगां, बंदगां के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है, किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया था? तो ये बलवंत थे जो अपने आप को बोलते थे ये हम अफरासियाब वंशज के हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था? तो ये बलवन ही था जो दिल्ली के सुल्तान रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ये गयासुद्दीन बलवन को ही कहा जाता है दिल्ली सुल्तान का रक्षक। पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया था, ये इल्तुतमिश ने किया था। आगे क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था जो दिल्ली का अपने पहला राजधानी घोषित किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश, जबकि इसका नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मानीय लवादा यानी रॉब ऑफ ऑनर मिला था? ये इल्तुतमिश को मिला था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का सिक्का टका किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पेश किया गया था टका। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये नसरुद्दीन महमूद के प्रधान थे। यही एक ऐसा शासक था जो टोपी सी करके अपना जीवन व्यतीत करता था। इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो ये पटना में स्थापित किया था शिक्षा का एक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने भरोसेमंद जनरल को पीछे छोड़ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था कुब्बत उल मस्जिद इस्लाम मस्जिद का निर्माण। आगे क्वेश्चन है, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला की उपाधि किसके दिया गया है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया लाखों का दान देने वाला की उपाधि। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था, ये गलत दिया हुआ है दूसरी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अमीर खुसरो क्या थे? तो अमीर खुसरो एक कवि थे। भारत का तोता जो है ये किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो कहा जाता है, या तूती ए हिंद या तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, डैश ने इंद्रप्रस्थ माता चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई थी। तो ये अमीर खुसरो ही थे। आगे क्वेश्चन है, सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी बताया वह कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। आगे क्वेश्चन का रहा है, दक्षिण भारत पर विजय के प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे दिल्ली का पहला सुल्तान। आगे क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही थे।
आगे क्वेश्चन है बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया गया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही थे और उसका ये जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिए थे और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से किया था और ये इसका भतीजा और दामाद दोनों था। आगे क्वेश्चन है सीरी दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये मंगोल के आक्रमण से बचाने के लिए 1304 ईस्वी में सीरी के किले का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा प्रदेश पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो मालवा पर कब्जा किया था 1305 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य में ने लगभग पूरे भारत के उसके दक्षिण अंत तक तय किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही थे और इसका एक सेनापति था मलिक काफूर, वो भी इसके साथ में था। दिल्ली की खिलजी सुल्तान डैश थे? तो ये तुर्क थे। दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुंचा था तो वो था मलिक काफूर और मलिक काफूर जो था वो एक थर्ड जेंडर था। हौज खास किला भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है हौज एक खास किला। आगे क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल के दौरान अध्यक्षों में से कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक थे। आगे क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था? तो ये 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? तो ये रणथंभौर के खिलाफ था। आगे क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को शुरुआत किया था? तो ये घड़ी कर किया था जो घर पे लगाया जाता था और एक था चढ़ी कर जो चढ़ाई पे लगाया जाता था। आगे क्वेश्चन है मीर हसन देहलवी किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में रहते थे मीर हसन देहलवी। आगे क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो ये बघेल राजवंश का करण देव था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित की थी किसके निकट स्थित है? तो ये औरंगाबाद के निकट स्थित है महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन है तांबे और पीतल के सिक्कों को उपयोग करने वाली सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के उदाहरण पर आधारित थी? तो ये चीन के उदाहरण पर आधारित था। आगे क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित कर दी थी? तो ये दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और उसका नाम रखा था दौलताबाद। आगे क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। आगे क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग एक दानी संस्था विभाग की एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। कुतुब मीनार जैसा एक हम वर्तमान में पाते हैं अंततः उसके द्वारा फिरोज से बनाया गया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। आगे क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए कोही के नाम से जाना जाने वाला कृषक विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण कहा था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। 1329 से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक डैश में कुशल था? तो ये दर्शन शास्त्र में कुशल था। किस राजवंश के सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो बताए थे तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबे समय तक रहा था। आगे क्वेश्चन है डैश एक मोरक्को यात्री जो अपने व्यापक यात्रियों के लिए जाना जाता है, ये 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये इब्न बतूता थे। आगे क्वेश्चन है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये भारत पर आक्रमण किए थे। तैमूर लंग द्वारा डैश दिल्ली पर आक्रमण तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था? ये 1398 में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। आगे क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित किया था? तो ये तुगलक ने किया था। तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो ये सैयद वंश था जिसके संस्थापक खिज्र खां थे और खिज्र खां एक ऐसा शासक थे जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार किस मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान को योजना बनाई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। बंगाल के किस शासक का चीन के साथ संबंध था? तो ये गयासुद्दीन आजम शाह का चीन के साथ संबंध था। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो
तो बताए थे खिज़िर खान ने किया था। खतौली का युद्ध दोस्तों 1518 ईस्वी में हुआ था और मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान डैश और लोधी को हराया और उसे कैद करके फिरौती लेने के बाद उसे रिहा कर दिया था। तो इब्राहिम लोधी को हराया था। दोस्तों आगे क्वेश्चन है 1451 में लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बहलोल खान लोधी थे। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था इब्राहिम लोधी। आगे क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी थे। आगरा शहर की स्थापना कौन किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था 1504 ईस्वी में। 1504 में किया था सिकंदर लोधी आगरा शहर की स्थापना। चलिए आगे क्वेश्चन है फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित उसी नाम मुख्यालय शहर से पड़ा है जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो ये था फिरोज खान शाह तुगलक ने रखा था। डैश ने तुगलकाबाद शहर का नामकरण करवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक काल के दौरान नहीं बना गया था, जामा मस्जिद नहीं बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद बना था। मध्यकालीन यात्रियों मार्को पोलो कहाँ से था? तो ये वेनिस यानी मोरक्को, मार्को पोलो चाइना से था। ठीक है, सॉरी वेनिस से था मार्को पोलो। आगे क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 3 मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बाबर आए थे, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। इस तरीका से इसका शासनकाल रहा था। मुगल वंश का अंतिम शासक की बात करें तो दोस्तों बहादुर शाह जफर था, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन डैश नाम के संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो ये जाट नाम से ये निर्धारित किया जाता था। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो गैर मुस्लिम नागरिक पर मुगल काल के दौरान में जजिया कर लगाया जाता था। मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पूलज शब्द का अर्थ क्या होता था? तो वार्षिक खेती के योग्य भूमि को पूलज कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली की शुरुआत किसने किया था? तो चारबाग शैली की शुरुआत मुगलों ने किया था और चारबाग शैली की शुरुआत मुगल में अकबर ने किया था पहली बार। आगे क्वेश्चन है जाट और सावड़ शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था? तो ये मनसबदारी प्रथा से संबंधित था, जाट और सावड़। आगे क्वेश्चन है विजय का शहर फतेहपुर सीकरी डैश में मुगल के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो ये आगरा में बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है मुगल काल के दौरान शाही आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? तो फरमान के नाम से जाना जाता था शाही आदेशों को। आगे क्वेश्चन है डैश का उपयोग मुगलों की घरेलू दुनिया के संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो हरेम का उपयोग किया जाता है। मुगल बादशाह का मीर बख्शी डैश का मुखिया होता था। तो ये सेना संगठन का मुखिया को मीर बख्शी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो अधिकारी को राजस्व देने का अधिकार देना, ये मुगल जागीर कहलाता था। मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी थे, जो पद्मावत की रचना किए थे। ये शेर शाह सूरी के काल में रहते थे। आगे क्वेश्चन है मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा फारसी था। मुगल काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री जिसने मयूर सिंहासन का एक विशेष विवरण हमारे पास छोड़ा था, वो था ट्रेवर्नियर। ट्रेवर्नियर की बात करें तो दोस्तों ट्रेवर्नियर शाहजहां के दरबार में आया था। आगे क्वेश्चन है किन मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर दो ऐसे शासक थे जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। मुगलों ने नवरोज को त्यौहार को किस लिए किया था? तो ये पारसी से लिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन 17 नंबर है तैमूर ईरान इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे, मुगल थे। आगे क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में किस वंश के सम्राटों के निवास स्थान था? तो ये मुगल वंश के सम्राट का निवास स्थान था। आगे क्वेश्चन है वे व्यक्ति जो मुगल सेवा में शामिल होकर पद धारण किए उन्हें क्या कहा जाता था? तो मनसबदार कहा जाता था। मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो सूती वस्त्र का उद्योग था। मुगल काल अपनी माता की ओर किसके वंशज थे? ये चंगेज खान के वंशज थे अपनी माता की ओर से। प्रथम मुगल बादशाह बाबर कहाँ से आया था? तो ये फरगना का शासक था, बाबर फरगना से आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है 1495 में फरगना का उत्तराधिकारी बना जब वो केवल 12 वर्ष का था। कौन था? तो ये बाबर था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। आगे क्वेश्चन 24 नंबर है 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था।
पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। आगे क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण किया था? तो खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। 1528 में चंदेरी के राजपूत मेदिनी राय को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था उसी में। 1529 में घाघरा का युद्ध मुगल बादशाह बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ये महमूद लोदी को अफगानी शासक थे उसको पराजित किया था, यानी बाबर और अफगान के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। आगे क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में युद्ध के सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था पानीपत के पहले युद्ध में। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था और इसको बाद में चल के काबुल में दफनाया गया था। बाबर का शव अपनी मर्जी से कहाँ दफनाया गया था? तो ये काबुल में दफनाया गया था। बाबर के बाद मुगल सिंहासन के लिए कौन उत्तराधिकारी बना था? तो हुमायूं उत्तराधिकारी बना था, इसका पुत्र था। अकबर ने किसको अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया था? तो ये गुलबदन बेगम थी जो हुमायूं की बहन थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बन गया था दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मीराक मिर्जा ग्यास थे। मीरक मिर्जा ग्यास हुमायूं का मकबरा बनाया था। आगे क्वेश्चन है, मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए आप भारत के किस स्थान पर जाएंगे? तो नई दिल्ली में जाएंगे। दीन पन्ना नामक एक भवन था जिसमें पुस्तकालय था और इसी पुस्तकालय से गिर करके हुमायूं का मृत्यु हो गया था। आगे क्वेश्चन है, डैश की लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? तो ये कन्नौज की लड़ाई में भारत को, कन्नौज की लड़ाई की बात करें तो दोस्तों 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं को बुरी तरह पराजित होना पड़ा था और लास्ट में इन्होंने ये यहाँ से भारत छोड़ के चले गए थे। इसके बाद बात करते हैं, भारतीय मुगल चित्रकारी की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? तो हुमायूं के शासनकाल में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया डैश की लड़ाई में गौड़ पर कब्जा कर लिया था। तो ये चौसा की लड़ाई में, चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही हुआ था। शेर खान ने चौसा एवं कन्नौज का युद्ध, चौसा 1539 में और कन्नौज 1540 में किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। आगे क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की महानता उनके डैश में निहित है? तो प्रशासनिक सुधारों में निहित है। टोडरमल प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी ने किसके तहत कार्यकारी किया था? तो ये शेरशाह सूरी के समय में ये कार्य किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड किसको जोड़ता है? तो लाहौर को पूर्वी बंगाल से जोड़ता है। पुराना किला किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। सूरी राजा को हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए किसे पराजित किया था? तो सिकंदर सूरी को पराजित किया था। 1564 में कटंगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं के से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी इससे लड़ते हुए। आगे क्वेश्चन 51 नंबर है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला के सम्मान में छतरियों को निर्माण किया गया था, जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घेराबंदी में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? तो यह चित्तौड़गढ़ का किला था। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 1556 ईस्वी में मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो ये अकबर बने थे। हुमायूं का उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन हुआ था और जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तब वो केवल कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का। और कौन थे? अकबर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अकबर की उम्र कब क्या थी जब वो सम्राट बना था? तो दोस्तों भी बताए हैं 13 वर्ष का था। तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1575 ईस्वी में तुकारोई का युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर के 3 खंडी की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे अकबरनामा के लेखक। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक चांद बीबी किस साम्राज्य की थी? तो ये अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो ये अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी। और बात करते हैं रामचरित की रचना किसने किया था? तो संध्याकर नंदी हो जाएगा दोस्तों रामचरित का रचना।
आगे क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल के दौरान संपन्न हुए थे? तो ये अकबर के शासनकाल के दौरान। आगे क्वेश्चन है, सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह कौन थे? तो ये अकबर थे जो सती प्रथा को रोक लगाए थे। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही जो है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था 1582 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी थी? तो ये अकबर थे। आगे क्वेश्चन है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। आगे क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच चलाया गया था? तो अकबर और हेमू के बीच चलाया गया था 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो बीरबल था, और बीरबल का दूसरा नाम दोस्तों महेश दास था, ये भी याद रखिएगा। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात के खानदेश विजय की यादगार के रूप में किसका निर्माण करवाया था? तो ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था 1601 ईस्वी में। दोस्तों 1601 ईस्वी में जो है ये अकबर ने असीरगढ़ के विरुद्ध युद्ध लड़ा था 1601 ईस्वी में, और ये इसके जीवन का अंतिम युद्ध था, ये भी याद रखिएगा। 1605 में चल के इसका मृत्यु हो गया था। आगे क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सिकरी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ये फतेहपुर सिकरी में ही थी। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर ने अत्यंत सम्मानित किया था वो कौन था? तो हरि विजय सूरी था, जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा जो है ये कहाँ पे किया था? तो इबादत खाना में। और इबादत खाना की बात करें तो दोस्तों इबादत खाना की स्थापना अकबर ने 1575 में किया था, और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश अकबर ने 1578 ईस्वी से अलाउ किया था। आगे क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में जो है ये नियुक्त किया था, और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी विरास की उपाधि दिया था अकबर ने। आगे क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था, ये याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो महाभारत का जो दोस्तों फारसी में जो अनुवाद करवाया था ये थे आपका अकबर का जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्जमनामा के नाम से करवाया था। आगे क्वेश्चन है, 77 में अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है, जो आगरा में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व निपटान का प्रवर्तक यानी इनोवेटर कौन था? तो राजा टोडरमल थे, और ये भू राजस्व संबंधित इसी से थे। राजा टोडरमल का जो है पूर्ववर्ती माना जाता है महमूद गवाह को, जो वो भी इससे पहले थे। वो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो ये टोडरमल ही थे। गद्दी पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गया था। इसके बाद इसको सिकंदरा में दफना दिया गया था। दीन ए इलाही का सूत्रीकरण का मूल उद्देश्य क्या था? तो सार्वभौमिक विश्वास था दीन ए इलाही का सूत्रीकरण का। किस लेखक ने अकबर को दीन ए इलाही को अपनी मूर्खता का स्मारक कहा था? तो ये विंसेंट स्मिथ थे, यानी B.A. स्मिथ ने अकबर की दीन इलाही को मूर्खता का स्मारक कहा था। किस स्मारक को पत्थरों का स्वप्न के नाम से जाना जाता है? तो पंचमहल को, जो फतेहपुर सिकरी में ही है, अकबर द्वारा बनाया गया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, जो रामायण का फारसी में अनुवाद करवाए थे, और महाभारत का भी फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही करवाया था। आगे क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्या थी? तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा थी, ये हिंदू कुश थी। आगे क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य के कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो ये बीजापुर शामिल नहीं था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच बताए थे 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था? तो अकबर निरक्षर था, ये पढ़ा लिखा कम था। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। झरोखा दर्शन किस मुगल शासक से शुरू किया था? तो अकबर ने ही शुरू किया था झरोखा दर्शन। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। किस वर्ष अकबर ने चित्तौड़ को सिसोदिया राजधानी पर कब्जा कर लिया था? तो ये 1568 ईस्वी में जो है ये चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, सिसोदिया पर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अबुल फजल मुख्य सलाहकार, फैजी कवि, बीरबल वित्त मंत्री। ये जो है इसमें बीरबल जो है ये वित्त मंत्री गलत दिया हो।
इसमें मतलब कौन सा गलत है, तो बीरबल गलत है, ये वित्त मंत्री नहीं थे। आगे क्वेश्चन है अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम हुआ जिसने डैश की उपाधि धारण कर जिसका अर्थ विश्व विजेता होता है, तो जहांगीर की उपाधि धारण किया था, जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है। राजकुमार सलीम किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा था, तो 1605 ईस्वी में। बता दें दोस्तों 1605 ईस्वी में जब अकबर का मृत्यु हो गया था तो उसी समय जहांगीर को जो है सिंहासन पर बैठाया गया था 1605 ईस्वी में। डैश ने मेहर उन्नीसा से शादी कर की जिसे उन्होंने नूर जहां यानी दुनिया की रोशनी की उपाधि दी थी, तो ये जहांगीर ने दिया था। आगे क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस थे जिसने मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में ये आए थे। आगे क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1608 ईस्वी में सम्राट किसके दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति मिली थी, जो जहांगीर के द्वारा 1608 में सूरत में जो है ये अनुमति मिल गया था, और बाद में चल के जहांगीर ने इसको रोक लगवाया गया था। तो बाद में इन्होंने मछलीपट्टनम में जाकर पूर्वी तट पे ये अपना फैक्ट्री खोला था, और जब बाद में चल के फिर इसको आज्ञा मिल गया था तो 1611 में सूरत में जो आधा छोड़ा गया था उसको पूरा करवाया था 1613 ईस्वी में। इसी क्वेश्चन है मुगल सम्राट ने 1613 में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, तो जहांगीर ने दिया था, उसी को 1613 में जो स्थापित हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है वो आपको दोस्तों बता दें कि मछलीपट्टनम में जो फैक्ट्री बनके तैयार हो गया था वो 1611 में बनके तैयार हो गया था। आगे क्वेश्चन है सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार के दौरा किया था, तो ये जहांगीर के दरबार में दौरा किया था। और आगे क्वेश्चन है अपने शासनकाल के दौरान अंतिम वर्ष में अकबर राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट डैश के विद्रोह से विचलित थे, तो ये जहांगीर के विद्रोह से विचलित थे। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। जहांगीर का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों अभी बता दिए थे विश्व विजेता होता है जहांगीर का अर्थ। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर था, तो जहांगीर के शासनकाल में था। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है, तो जहांगीर को दिया जाता है हिंदी गीतों का रचना का श्रेय। आगे क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल के किस चित्रकला को नादिर उल उसरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो मंसूर को नादिर उल उसरा के उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन है जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई, तो फारसी में भाषा में लिखी गई थी। और तुजुक एक जहांगीरी को जो है पूरा करवाने का श्रेय मोतविंद खां को है। मोतविंद खां जो थे इसने पूरा करवाया था इसको तुजुक ए जहांगीरी को। आगे क्वेश्चन है पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है। जहांगीर मुगल सम्राट 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत पर शासन किया था, चौथे ये थे। इसके बाद क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य पर 1628 से 1658 तक किसका शासन था, तो ये शाहजहां का शासन था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता था, उस्ताद अहमद लाहौरी या उस्ताद ईसा, ये दोनों को माना जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां थे। ताजमहल जो है ये डैश में बनवाया गया था, तो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो ये दारा शिकोह था, जिसने जो है उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था सिर ए अकबर के नाम से। आगे क्वेश्चन है गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो दारा शिकोह ने ही करवाया था। आगे क्वेश्चन है शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि धारण किया था, दारा। शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दिया था, तो दारा को ही दिया था। उपनिषद का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में करवाया था, तो ये सिर ए अकबर के नाम से बता दिए थे। मुजमा उल बहरीन पुस्तक किसने लिखा था, तो दारा शिकोह ही ने लिखा था, मजमा उल बहरीन पुस्तक। आगे क्वेश्चन है दारा शिकोह ने अपने भाई किसके साथ संघर्ष में मारा गया था, तो औरंगजेब के साथ संघर्ष में ये मारा गया था। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जो है ये किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाना था, तो शाहजहां के शासनकाल में। डैश के वास्तुकार राजा कहा जाता था क्योंकि उसके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास रखा था, तो शाहजहां के शासनकाल में रखा था। आगे क्वेश्चन है मयूर सिंहासन जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस के नाम से जाना गया था। राजकुमार खुर्रम बड़े होकर किस नाम से जाना गया था, तो शाहजहां के नाम से जाना गया था। आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक थे, शाहजहां से। और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है किसके शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया था, तो ये शाहजहां के शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया था। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन थे, तो ये मनुची थे, मनुची। उसके बाद आगे क्वेश्चन है
शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया था? तो नादिर शाह जो थे ये फारसी आक्रमणकारी थे, इसी ने तख्त ए ताऊस यानी मयूर सिंहासन को लूट करके लेके चला गया था। इसके बाद बताइएगा पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल शासक के कवि थे? तो ये शाहजहां के शासनकाल के कवि थे। किस मुगल सम्राट ने मुगल की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये शाहजहां ने किया था। आगे क्वेश्चन है अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक किसके द्वारा आधिकारिक इतिहास में है? तो शाहजहां के इतिहास में है। डैश सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो था वो शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था। किस मुगल इमारत की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होने की अनूठी से विशेषता है? ये ताजमहल है। असम से में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो ये पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। औरंगजेब ने डैश तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? 1658 से लेकर के 1707 तक किया था। और दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ये शासक बने थे। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो उसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर का युद्ध हुआ था। किस नदी पे हुआ था? तो ये नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने अपने दो सर्वोच्च रैंक वाले रईसों को जो है प्रदान किया था। ये थे जय सिंह और जसवंत सिंह को ये मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। मुगल बादशाह डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था? तो ये औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है, किसकी अवधि के दौरान ये लिखा गया था? तो ये औरंगजेब की अवधि के दौरान लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो ये औरंगजेब के मामले में पहुंच गया था। आगे क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब ही थे जो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाए थे। बहादुर शाह प्रथम का जन्म ये जो था 1643 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है डैश को औरंगजेब ने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था? तो ये शाहजहां को कैद कर लिया था। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो ये और देते हुए एक फरमान जारी किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था, फरमान जारी किया था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है शक्तिशाली मुगल शासकों में से अंतिम कौन सा था? ये औरंगजेब था। जिंदा पीर के नाम से दोस्तों किन्हें जाना जाता? तो औरंगजेब को ही जाना जाता जिंदा पीर के नाम से। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण बताए थे औरंगजेब ने ही करवाया था। आगे क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया फिर से लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में लगाया था। सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं का हत्या करवाया था। इसके बाद करनाल जो है 1739 में युद्ध जो फारसी राजा नादिर शाह ने डैश की सेना को हरा करके जीत गया था? तो ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा करके करनाल का युद्ध 1739 में जीते थे। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हो गया था? तो रंगून में हो गया था। और रंगून दोस्तों म्यांमार में स्थित है। आगे क्वेश्चन है मुगल सम्राट डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था? तो औरंगजेब था जो बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय साम्राज्य कितने सूबों में बटा था? तो 21 सूबों में बटा था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुअज्जम था, जिसको बहादुर शाह प्रथम भी नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का दफन जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने किस स्मारक का नाम निर्माण करवाया था? तो ये बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन है किसके पतन के साथ ही लाल किला में मुगलों की उपस्थिति समाप्त हो गई थी? तो बहादुर शाह जफर की जो है पतन के बाद ये मुगलों की उपस्थिति समाप्त हो गई थी। अंतिम मुगल बादशाह की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय ही थे, जिसके बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित की बात कर रहा है? तो मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, अबुल फजल अकबरनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी पादशाहनामा। दोस्तों इसमें जो है शाहजहांनामा का जो लेखक है, शाहजहांनामा के लेखक मिर्जा मोहम्मद कासिम नहीं है, ये शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खान। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, शक्तिशाली राज्य राजपूत पे। क्वेश्चन है गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है? तो हवा महल है, जिसके पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा नाम से जाने जाने वाली इस राजकुमारी सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर शाह से शादी की और दुनिया में डैश के नाम से जानी गई? तो महारानी गायत्री देवी के नाम से जानी गई। पंजाब के पटियाला में शीश महल या दर्पणों का महल किसने बनवाया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था इसका निर्माण। दिल्ली शहर की स्थापना किस श्रेय का तोमर नरेश किस शासक को दिया जाता? तो अनंग पाल ने, तोमर नरेश ने ये दिल्ली शहर का स्थापना किया था।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है रणथंभौर जो था ये क्या था? तो रणथंभौर जो था ये एक राजपूत किला था रणथंभौर। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने डैश में खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था, जंतर मंतर। तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, ये 5 जगह पे दोस्तों ये स्थापित किया गया था जंतर मंतर का। इसके बाद बताइएगा दोस्तों, किस राजपूत शासक ने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक तलिकाओं का एक समूह तैयार किया था? तो राजा सवाई जयसिंह ही थे। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किले में निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1734 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन है जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रवरदाई और एक है पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक थे जैनक। इसके बाद भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना राजपूत शासक किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। आगे क्वेश्चन है चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया था? तो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य से जुड़े हैं राणा कुंभा ने। ढिल्लिका या दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा करवाया गया था। आगे क्वेश्चन है आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला जो था ये राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। चाहमानों के नियंत्रण में 2 प्रमुख शहर कौन से थे? तो दिल्ली और अजमेर जो थे ये चाहमान या चौहान के प्रमुख नियंत्रण में थे। पहले तोमर राजपूत के अधीन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली थी। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज चौहान 1168 से 1192 में एक प्रसिद्ध चौहान वंश के शासक थे। 12वीं शताब्दी के मध्य तोमर राजपूत को डैश के चौहानों ने पराजित किया था? तो ये अजमेर के चौहानों ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान से भागे थे? तो महाराणा प्रताप थे। पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो आला सिंह थे पटियाला वंश के संस्थापक। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, आगे है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 5 नंबर चैप्टर शक्तिशाली राज्य सिख के बारे में। सिख धर्म की स्थापना की बात करें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था सिख धर्म की स्थापना। गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के प्रवर्तक की जन्मस्थली आज जिसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राय भोई दी तलवंडी के नाम से जाना जाता था। गुरु नानक देव का जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। आगे क्वेश्चन है गुरु नानक देव को प्रबोधन की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? तो सुल्तानपुर लोधी के शहर में गुरु नानक को प्रबोधन की प्राप्ति हुई थी। आगे क्वेश्चन है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद था गुरु नानक का उत्तराधिकारी। दोस्तों बात करें कि लंगर व्यवस्था का जो है शुरू किया था गुरु नानक ने और इसको जो है ये नियमित कर दिया था गुरु अंगद के द्वारा। इसके बाद गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे। गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु के द्वारा बनाए गए थे। तो गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि को चालू किया गया था। आगे क्वेश्चन है अमृतसर शहर की नींव किसने डाला था? तो गुरु रामदास ने डाला था अमृतसर की नींव। आगे क्वेश्चन है सिख के 10 गुरुओं के में से 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु। 5वें सिख गुरु जो थे डैश ने आदि ग्रंथ को संकलित किया जो सिख ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण था? तो ये गुरु अर्जुन देव थे। आगे क्वेश्चन है डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था स्वर्ण मंदिर का। अकाल तख्त जो है किसके द्वारा बन गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था। सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को प्रबोधन किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये इसको प्राप्त हुआ था 1661 ईस्वी में इसको प्रबोधन प्राप्त हुआ था 1661 ईस्वी में। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह जो कहा था? ये गुरु सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। दोस्तों इसमें तेग बहादुर दिया हुआ ये गलत है, इसमें गुरु गोविंद सिंह होगा। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु 9वें बहादुर थे जिसकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था। और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख गुरु थे, 10वां गुरु थे और अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु की बात करें तो यही गुरु गोविंद सिंह थे जिसका जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था जो बिहार में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी कहाँ से सीखा था? तो आनंदपुर साहिब से सीखा था। आनंदपुर साहिब पटना में स्थित है। सिख सैन्य संप्रदाय खालसा जो है ये किसके द्वारा पेश किया जाता? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पेश किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में पेश किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के हर समय 5 चीज़ें पहनने की जो है आज्ञा वो दिए थे जिसको क कार के नाम से जाना जाता था, जिसमें कड़ा, कच्छा, कृपाण, खालसा और कंघा था।
इसके बाद फारसी में जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह ही थे। आगे क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद करवा दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बंद करवाया था। सिखों के अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ही थे। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा था? तो गुरु ग्रंथ साहिब थे। गुरु के मोची संत जो है किसके रूप में जाना जाता था? तो रविदास के नाम से जाना जाता था, जो एक चमार थे। इसके बाद बात करते हैं, अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के स्वर्ण सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो गुरु रणजीत सिंह थे। स्वतंत्र सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह ही थे। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। और इसकी धार्मिक राजधानी की बात करें तो इसका अमृतसर था। इसके बाद 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने किस शहर में अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था? तो लाहौर में किया था। सिख खालसा सेना का गठन डैश के शासनकाल के तहत हुआ था? तो रणजीत सिंह के शासनकाल के तहत हुआ था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस शहर में को उनकी धार्मिक राजधानी बनाया गया? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर था इसका। आगे क्वेश्चन है, पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दलीप सिंह किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब के गद्दी पर बैठे थे? तो ये 1849 में बैठे थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं, शक्तिशाली राज्य मराठा के बारे में। क्वेश्चन है, मराठा शासन का सरदेश मुखी जो था ये क्या था? राजस्व पर लगाया जाने वाला कर था, जो 1/10 यानी 10% जो है ये कुल राजस्व का 10% लेता था। चौथ क्या था? तो चौथ शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था, जो 25% यानी 1/4 भाग लिया जाता था। शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो सरदेश मुखी, जो कि 1/10 पे लगाया जाता था। इसके बाद मुगल सेना में के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ के किले में सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो तानाजी मालुसुरे की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, साई बाई के से शिवाजी के पुत्र का नाम डैश रखा गया था? तो संभाजी रखा गया था। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम रखा था राजा राम। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मुगल और मराठा के बीच 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि हुआ था उसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने किया था? तो मल्हार राव ने किया था होलकर वंश की स्थापना। छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में किसको मारा था? तो अफजल खान को मारा था दोस्तों, प्रतापगढ़ के युद्ध में। चलिए आगे चलते हैं। किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किया था? तो पुर्तगाली से प्राप्त किया था। 1665 में पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोने के लिए ये पुरंदर की संधि हुआ था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 और 1670 में। एक 1664 में लूटा था और दूसरा 1670 ईस्वी में 2 बार लूटा था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था और उसने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था, जिसे बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था वो। आगे क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। पेशवा के घराने के संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे, पेशवा घराने के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन है, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया गया था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो रायगढ़ को बनाया था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास थे और एक इनके दादाजी कोंडदेव भी थे, इसके गुरु थे। इसके बाद 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो शिवाजी ने लागू किया था। मराठा काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन थे? तो पाटिल थे ये। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस किस वंश के थे? तो मराठा वंश के थे। आगे क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने मराठा को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया था? तो अलवर्दी खान ने दिया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में कौन पराजित हुआ था? मराठा ने पराजित हुआ था। आगे क्वेश्चन है, जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, तब दिल्ली का कौन सा शासक था? तो शाह आलम द्वितीय का शासन था दिल्ली पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा और दुर्रानी के बीच लड़ी गई थी। दुर्रानी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली थे, जो अफगान के थे। पानीपत के मराठा की हार क्यों हुई थी? तो मराठा ताकत के में अफगानों के बराबर नहीं थे। पेशवा डैश के समय में अंग्रेजों के पेशवाशिप को समाप्त कर दिया गया था। तो बाजीराव द्वितीय के काल में पेशवाशिप को समाप्त कर दिया गया था 1818 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व के अंत किस संधि के तहत हुआ था? तो बसीन की संधि के तहत। और दोस्तों बसीन की संधि की बात करें तो 1802 ईस्वी में हुआ था बसीन की संधि का अंत। आगे क्वेश्चन है, मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो 1803 ईस्वी में।
मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों 1803 ईस्वी में 2 संधि हुआ था, एक था सुरजी अर्जुन गांव की संधि था और एक देवगांव की संधि था, जो दोनों 1803 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों के कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो चौथ और सरदेशमुखी, इसमें थे मराठा, चौथ और सरदेशमुखी। दिल्ली सल्तनत में इक्ता और जागीर, मुगल में पोलज और प्रति मनसबदारी, जट और सावर थे। इसके बाद आगे चैप्टर नंबर 7 है मध्यकालीन इतिहास का शक्तिशाली राज्य विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किया था। उस नदी का नाम बताइए जिसके तट पर विजयनगर शहर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की रचना में से अमुक्तमाल्यद किस भाषा में स्थित है? तो ये तेलुगु भाषा में था, अमुक्तमाल्यदा। इसके बाद तालिकोटा का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का शासन था? तो तुलु वंश का शासन था और तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। आगे क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से ही संबंधित थे। लेपाक्षी का मंदिर अपने लटकते खंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। इस डैश मंदिर भी कहा जाता है, तो वीरभद्र मंदिर भी इसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कर्नाटक में डैश मंदिर हम्पी के सबसे असाधारण वास्तुशिल्प उत्तम प्रदर्शन वस्तु है? तो ये विट्ठल मंदिर है। विजयनगर की राजधानी हम्पी का प्राचीन शहर खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों में से एक थी तो चंद्रगिरी थी। कृष्णदेव राय ने हम्पी कृष्णा स्वामी मंदिर को निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने किसके अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था? तो ताराबाई के खिलाफ रखा था। दोस्तों ये क्वेश्चन SI प्री में आया हुआ था 2213 में सेकेंड शिफ्ट में। तालिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। विजयनगर साम्राज्य के पतन किस युद्ध में हुआ था? तो ये तालिकोटा का युद्ध में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन। दक्कन में अबला बाबा गरीबों का मित्र की उपाधि किसे प्राप्त किया था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है इसकी उपाधि प्राप्त किया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये कहाँ के खाद्यान्न से उत्पादित हुआ था? तो गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश का है वहीं के खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन है, बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को कब्जा करने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? तो हरिहर द्वितीय था। विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान शासक जो है किसे माना गया था? तो कृष्णदेव राय को माना गया था। आगे क्वेश्चन है, किस राजा को आंध्र भोज की उपाधि दिया गया था? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने स्मारकीय राय गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्णदेव राय ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े गुंबद और कानाफूसी दीर्घा के लिए प्रसिद्ध बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने डैश को बढ़ावा दिया था? ये तमिल, तेलुगु और संस्कृत को बढ़ावा दिया था। आगे क्वेश्चन है, मध्यकाल में अब्दुल रज्जाक किस देश से भारत आए थे? तो ये फारस के थे और ये भारत आए थे। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। आगे क्वेश्चन, निकोलो कॉन्टी की बात करें तो दोस्तों निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे और एक था बारबोसा, वो आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में, और डोमिंग पायस भी कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। एक था दोस्तों नूनीज की बात करें तो अच्युत राय के दरबार में आए थे। आगे क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने किस विजयनगर साम्राज्य की शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो ये देवराय प्रथम के शासक की पुत्री से विवाह किया था। गोलकुंडा किला डैश के राजवंश द्वारा बन गया था? तो ये काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो हम्पी वास्तुकला द्रविड़ शैली को दर्शाता है। डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर अपनी डैश के लिए जाना जाता है? तो गोल गुंबद के लिए ही जाना जाता है। गोल गुंबद की रचना किसने किया था? तो दाबुल के याकूत ने किया था। गोल गुंबद किस शताब्दी में बनाया गया था? तो ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। महमूद गवान डैश साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री थे? तो ये बहमनी साम्राज्य के मंत्री थे। आगे क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ था? तो ये गुलबर्गा था बहमनी राज्य की राजधानी। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो ये महमूद कुली कुतुब शाह थे हैदराबाद के, जिसको चिनकिलीज खां के नाम से जाना जाता है। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। हैदराबाद में किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को जगत गुरु की उपाधि दिया गया था। हम्पी के स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हरिहर और बुक्का के द्वारा बनाया गया था हम्पी के स्मारकों का समूह। चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में भक्ति और सूफी काल के बारे में बात हैं। भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो ये 7वीं शताब्दी में, कहीं कहीं 6ठी शताब्दी भी देता है दोस्तों, तो दोनों याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी भी कहीं कहीं मिल जाता है। भक्ति पंथ की किसकी शिक्षा से महाराष्ट्र में फैला था? तो ये संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा से महाराष्ट्र में फैला था। जिस सूफी संत ने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है, वो थे बाबा फरीद। सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता था? तो दरगाह कहा जाता था, या खानका भी कहीं कहीं लिखा होता है, खानका कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, मध्य सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या था? तो संत था। कौन सा सूफी आदेश सबसे रूढ़िवादी था? तो ये नक्शबंदी था। 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थक में से एक कौन थे? तो ये शंकरदेव थे, जो असम में थे, और इसी ने सतरिया नृत्य को प्रचलित किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत के किस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है? तो पारसी धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है। राम पंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि डैश थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी? तो दोस्तों तुलसीदास थे। कंबन ने रामायण को किस भाषा में लिखा था? तो ये तमिल भाषा में लिखा था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश के रूप धारण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया था? तो ये सुंदेश्वरी की उपाधि धारण किया था, रूप धारण किया था। आगे क्वेश्चन है, भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करने वाले भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये रामानंद थे। और दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है, रामानंद का। आगे क्वेश्चन है, संत कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा डैश नामक गुरु से प्राप्त की थी? तो ये रामानंद से ही प्राप्त किया था। कौन सा ग्रंथ कश्मीर राजाओं को विस्तृत विवरण करता है? तो राजतरंगिणी, और जिसका लेखक कलहन थे। इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। कलहन ने 12वीं शताब्दी में डैश नामक पुस्तक को कश्मीर के राजाओं का एक प्रारंभ रूप ऐतिहासिक इतिवृत्त किया था? तो राजतरंगिणी ही था। राम सेतु को अन्य नाम क्या है? राम सेतु, सेतुवंत, सेतुबंधन, राम पालम, आदम का पुल, ये सब नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सूफी लॉज शाहजहां के समय मौजूद थे, जहां लोग आध्यात्मिक मामलों में चर्चा करने के लिए आते थे। इन लॉज को क्या कहा जाता था? तो खानका कहा जाता था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु घासीदास के द्वारा सतनामी आंदोलन की स्थापना किया गया था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे? तो ये बसवन्ना के अनुयायी थे। आगे क्वेश्चन है, सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया के बाद कबीर थे, फिर मीराबाई, उसके बाद तुलसीदास थे। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर किसके अनुयायियों के द्वारा बनाया गया था? तो ये जैन धर्म के द्वारा बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं में पीर का क्या अर्थ होता है? तो सूफी परंपराओं में पीर का अर्थ होता है सूफियों के गुरु। आगे क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के दोनों में कौन पहलू समान नहीं है? तो मूर्तियों की पूजा समान नहीं है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी तीर्थस्थल कौन सा था? तो सूफी तीर्थस्थल था अजमेर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर की बात करें तो ख्वाजा जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में ही थे और इसका दरगाह जो है अजमेर में ही है। आगे क्वेश्चन है, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। श्री पेरम्बुदूर किसका जन्म स्थान है? तो श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है। इनाम भूमि वही थी जो सौंपी जाती थी विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। आगे क्वेश्चन है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये शेख मुबारक के पुत्र थे। महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि कौन थे? तो ये तुकाराम थे। आगे क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। आगे क्वेश्चन है, आचार्य को सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो शंकर, रामानुज, माधव और चैतन्य थे लास्ट में। आगे क्वेश्चन है, मेवाड़ का शाही परिवार से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो ये मीराबाई थी। इसके बाद अजमेर के किस सूफी की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गीत गोविंद के लेखक दोस्तों जयदेव थे। जयदेव की बात करें दोस्तों, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। और एक थे सर्वस्व के लेखक ब्राह्मण सर्वस्व का हलायुद्ध, ये भी इसी के दरबार में लिखे थे। और एक थे पवन दूत, उसके लेखक थे धोई। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, रानी की बाव
में अधिकांश मूर्तियों किसकी भक्ति में है? तो विष्णु की भक्ति में है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, दिद्धा की उपाधि वाली रानी 980 से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से में शासन किया था? तो ये कश्मीर में किया था शासन। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक। आगे क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के लिए किस भाषा का प्रयोग किए थे? तो ये अवधी भाषा का प्रयोग किए थे रामचरितमानस के लिए। बंगाल में के प्रसिद्ध संत चैतन्य किसके समकालीन थे? तो ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। एक सोहरावर्दी सूफी संत थे, तो हमीदुद्दीन नागौरी थे जो सोहरावर्दी सूफी संत थे। आगे क्वेश्चन है, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? तो ये मध्यकालीन काल में हुए थे भक्ति और सूफी आंदोलन। अमीर खुसरो की रचना किसे माना था? तो खलीक ए बाड़ी या ख्याल और तराना और कवाली, ये सब का रचना अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, जिसे तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शाही कवि और शिष्य थे? तो ये सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसके बाद क्वेश्चन है, सूफीवादी के संदर्भ में सूफी तीर्थस्थलों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो ये था जियारत। दोस्तों, तो यहीं तक था ये वीडियो पूरा। मैंने ये मध्यकालीन भारत इतिहास को ख़त्म कर दिया है। आगे दोस्तों इसी तरह से जो है आप लोग का अगर अच्छा व्यू रहा, अच्छा अगर लाइक और सब्सक्राइब किए, तो आप लोग को जो है इसी तरीक़ा से हम मध्यकालीन भारत का भी एक मास्टर वीडियो लाएंगे, और उसमें जो है आप लोग को बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होगा उसका एक जो है पूरा एक तैयार हो जाएगा क्वेश्चन बैंक की तरह। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीक़ा से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।